दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज सिंह आज आपको जीएस की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जो जीएस की क्लास होती है उसके अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ, साइंस, रीजनिंग, ये सब चीज़ें मिलकर आपका जीएस का पार्ट बनाती हैं। और जीएस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आज मैं जीएस की क्लास में एक सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ आपका, जो है ज्योग्राफी, भूगोल। और भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो आने वाला पार्ट होता है हमारा जीएस के अंदर भारतीय भूगोल का होता है। तो हम देखें कि जो भूगोल होता है भूगोल उसे दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। नंबर एक, विश्व का भूगोल, और नंबर दो, भारत का भूगोल। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा जो पार्ट आने वाला होता है वो भारत के भूगोल से पूछा जाता है। हमारा सबसे ज़्यादा प्रश्नों की जो संख्या होती है वो भारत के भूगोल से होती है। तो आज हम भारत के भूगोल के टॉपिक को शुरू करेंगे। तो जो भारत का भूगोल है, तो सबसे पहले हम भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का भौगोलिक परिचय है क्या। जैसे आप नक्शे में देख रहे हैं, भारत का नक्शा है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो टोटल संपूर्ण भूमि का जो क्षेत्रफल है वो लगभग हमारा भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर तक है। जो हमारा भारत है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत हमारे जो दो द्वीप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सब के क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। जो हमारा ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सातवां स्थान रखता है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम भारत को देखें तो भारत जो है हमारा वो विश्व में 7वें स्थान पर आता है। इससे बड़े हमारे देश हैं, नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 चीन, नंबर 4 यूएसए, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पर भारत आता है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें पूरे भारत को तो हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण भूमि का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में हमारा भारत फैला हुआ है। और हमारा भारत का जो विश्व में जो स्थान है वो 7वें नंबर पर आता है। और इससे बड़े जो देश हैं हमारे वहाँ रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। प्रश्नों के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि सब
भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, या भारत का क्षेत्रफल कितना है टोटल, ये प्रश्नों के अंदर आप देखेंगे जीएस के प्रश्नों के अंदर, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि भारत का कुछ अक्षांशी और देशांतरी जो हमारी रेखाएं हैं उस पर भी विस्तार हम देखा जाता है कि हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है हमारे भारत का। तो आप देखते हैं भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। आप देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल है। गोल है, थोड़ा सा अंडाकार है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, उस पर कुछ लाइनें खींची जाती हैं। सबसे पहले हम दिशाओं का ज्ञान कर लेंगे। एक दिशा होती है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये पूरब होता है और ये दक्षिण होता है। ये हमारी दिशाओं का ज्ञान। तो ये जो क्षेत्र है, पश्चिम से किसी भी ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींचे जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा कहते हैं। जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है उसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है उसे देशांतरी रेखा कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है उसे हम देशांतरी रेखा कहते हैं। तो इसी तरीके से भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय रेखा के अंतर्गत जो भारत का विस्तार है वो आप देखते हैं कि भारत लगभग यहां पर है। भारत यहां पर है ग्लोब के अंदर। अगर हम देखें, वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो भारत जो है हमारे ग्लोब में इस तरफ है। ये 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार में अगर देखें तो भारत क्या होता है, दक्षिण की तरफ नहीं आता है। उसका क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ग्लोब के अंदर उत्तरी। और दूसरा क्या है, देशांतरी के क्या है, देशांतरी में क्या है, पूरब की ओर। तो भारत जो है हमारा ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ग्लोब में या पृथ्वी पर, पृथ्वी का जो भाग है, पृथ्वी के अंदर जो हमारा ग्लोब है उसके अंतर्गत यहाँ भारत को कहाँ देखा जाता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाता है। तो हम देखते हैं कि अक्षांशीय रेखा इस तरीके से अक्षांशीय रेखा होती है। आपको जब मैं विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि कितनी अक्षांशीय रेखा होती हैं, कैसे कैसे खींची जाती हैं और कितनी देशांतरी रेखा। अभी आपको मैं बता देता हूं कि ये 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होती है। इसके उत्तर में छोटी छोटी इस तरीके से बहुत सारी रेखाएं होती हैं, और इसी तरीके से ये क्या करती हैं, 90 रेखाएं ऊपर उत्तर की तरफ जाती हैं, 90 रेखाएं इसी तरीके से छोटी छोटी क्या होती है, 90 रेखाएं नीचे आती हैं। तो इस तरीके से अक्षांशीय रेखाओं की संख्या टोटल होती है और एक 0 डिग्री इक्वेटर होता है। तो इसलिए आपके अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 181 होती है। और इसी तरीके से देशांतरी रेखाओं की संख्या, इस तरीके से देशांतरी रेखा भी बहुत सारी खींची जाती हैं ग्लोब पे, तो इनकी संख्या 360 होती है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा भारत है वो कहाँ पर है, आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर देखा जाता है। तो अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें भारत का, अगर हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो भारत का जो मुख्य भूमि को देखें, अगर मुख्य भारत को देखा जाए भूमि को, तो जो सबसे नीचे वाला
तमिलनाडु, आपका तमिलनाडु का जो क्षेत्र सबसे नीचे का जो क्षेत्र माना जाता है वो हमारा आपका इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत नीचे जो आपका जो नीचे तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट पे छूता। इसी तरीके से भारत का जो वो है क्षेत्र है, इसी तरीके से इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें अक्षांशीय रेखा जा रही, जो इसका टॉप वाला क्षेत्र है 8 डिग्री 4 मिनट। अब जो ऊपर का जो आपका ऊपर का हिस्सा जो भारत का है वो है आपका 37 डिग्री 7 मिनट, 37 डिग्री 7 मिनट। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत जो अक्षांशीय आता है वो क्या आता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आप इतना समझ गए ग्लोब में। अब इसी तरीके से आपकी ये देखो, ये यहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस तरीके से हमारी बहुत सारी देशांतर रेखा चलती चली जाती है। जो भारत का ये क्षेत्र है, ये देख रहे हैं गुजरात का जो एक हिस्सा पश्चिमी में गुजरात, पश्चिमतम जो हमारा क्षेत्र आखिरी है वो गुजरात का क्षेत्र मिलता है। गुजरात की जो ये आखिरी पश्चिम की तरफ जो गुजरात का जो क्षेत्र पड़ता है वो जो रेखा होती है देशांतर रेखा, ये आपकी 68 डिग्री पर होती है। ठीक है, 68 डिग्री पर होती है। ठीक है, इसी तरीके से जब इसका और विस्तार देखा जाता है, ये क्योंकि धीरे धीरे इसके बीच में भी बहुत सारी रेखाएं हैं, तो ये जो होता है हमारा यहां पर आपका 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, जो हम भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको 25 मिनट तक आपको देशांतरी विस्तार है। और जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 7 मिनट तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसे हम जैसे नोट डाउन कर देंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 7 मिनट उत्तर तक। ठीक है, ये हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 7 मिनट तक। इसी तरीके से भारत का देशांतरीय विस्तार जो कितना है, देखिए यहां से भारत के पश्चिम की तरफ कितना है 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक। ठीक है, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर, क्योंकि उत्तर की तरफ है, उत्तर से लेकर 37 डिग्री 7 मिनट उत्तर तक आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से आपका भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी तक पाया जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, क्योंकि ये पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है भारत का हिस्सा, तो ये से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक आपका भारत का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी अक्षांशीय और देशांतरीय
स्थिति की जानकारी। बहुत सारे प्रश्नों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने से कितने तक है। अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके आपका 37 डिग्री 7 मिनट 6 मिनट इस तरीके से आपका देखा जाता है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है साथियों, इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा ग्लोब पर हमने देखा भारत इस जगह पर है। अड़सठ डिग्री 7 मिनट से लेकर 25 मिनट। तो जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है। पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है, घूमती है ना अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो आपको इसीलिए देखते होंगे सबसे पहले जो सूर्य का उदय होता है वो पूरब की ओर से होता है। तो जब हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही होती है तो पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट कर रही होती है। इसी तरीके से धीरे धीरे क्या होता है, सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ रही होती हैं। आपको जैसे पता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर आ रही होती हैं और हमारा उसी पर समय निर्धारित होता है, टाइमिंग हमारी निर्धारित होती है। तो जो हमारी टाइमिंग है वो हम कैसे निर्धारित करेंगे कि भाई इस समय भी यहाँ बज रहा है, यहाँ पर पूरे भारत के अंदर एक ही टाइमिंग निर्धारित होनी है कि किस तरीके से हम अपने समय को निर्धारित करेंगे कि सभी की घड़ी में इतना ही। जबकि क्या होता है कि ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक आपके इनके बीच के अंदर इन दोनों के बीच के अंदर 30 देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं होती हैं और 1 डिग्री 30 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं। 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है और पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। आपको पता है एक पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है और पूरा एक चक्कर लगाने का 24 घंटे समय ले रही होती है। तो इसी तरीके से आपको मैंने बताया था ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो 360 देशांतर रेखाओं को पूरा एक चक्कर लगाने में 360 देशांतर रेखाएं घूमती हैं। तो 360 डिग्री पर घूमने पर 24 घंटे के अंदर टोटल रोटेट करती है। तो 1 डिग्री घूमने में उसे इस अनुसार 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। तो 4 मिनट का, तो इसी तरीके से भारत का जो क्षेत्र है वो 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक देखा जा रहा है। इसमें 30 देशांतर रेखाएं, कुल 30 देशांतर रेखाएं देखने को मिलती है। तो 30 देशांतर रेखाओं, जब एक डिग्री को घूमने में 4 मिनट लगा तो 30 डिग्री घूमने में कितना मिनट लग जाएगा? 30 गुणा 4 तो कितना हो जाएगा? 120 मिनट। 120 मिनट का 2 घंटा। देख रहे हैं आप, 2 घंटे का समय। पूरब में सबसे पहले पूर्वी क्षेत्र के अंदर क्या है? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। सबसे पूर्वी क्षेत्र भारत का क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो सर्वप्रथम धूप कहाँ पे आएगी? अरुणाचल प्रदेश में आएगी। तो अरुणाचल प्रदेश से सूर्य को सबसे पश्चिमी छोर जो हमारा है गुजरात है, गुजरात तक
सूर्य को आने में 2 घंटे का समय लग जाता है, 2 घंटे का समय लगेगा। तो वहाँ से यहाँ तक आने में सूर्य उदय होने का समय 2 घंटा हो जाता है, मतलब सुबह होने का समय 2 घंटा हो जाएगा। तो अब इससे क्या होता है कि हर के घड़ी में फ्रैक्शन आ जाता, दिक्कत आ जाती है कि भाई समय निर्धारित कैसे करे जाएंगे। गुजरात में 2 घंटा पीछे चल रहा है और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा आगे चल रहा है। तो इस तरीके से समय का जो निर्धारण किया गया, तो एक मानक लाइन मानी गई, एक भारत के बीचों बीच एक मानक लाइन मानी गई, जो हमारी उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरती। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जगह है, इलाहाबाद की एक नैनी जगह है, जहाँ से हमने एक मानक समय लिया है, जो ग्लोब पर 82.5 डिग्री देशांतर पर है। हमने एक मानक लाइन मान ली यूपी के बीचों बीच से, ठीक है, एक मानक लाइन मान ली बीचों बीच अब ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीचों बीच हमने एक मानक समय मान लिया, जो 82.5 डिग्री देशांतर पर हमने एक मानक समय लाइन खींच दी। और वहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक इलाहाबाद जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जहाँ पर एक नैनी जगह पड़ती है, उसे हमने एक मानक समय अपना घोषित कर लिया वहाँ से, कि वहाँ जो भी टाइमिंग हो, जो भी लाइन यहाँ से होगी, वहीं का हमने मानक एक अपना समय मान लिया। 82.5 डिग्री देशांतर पर हमने एक समय मान लिया। ऐसे ही देखा जाता है कि जिस भी देश का क्षेत्रफल बड़ा होता है, विस्तार क्षेत्र बड़ा होता है, देशांतर रेखाएं ज़्यादा होती हैं, वो अपना बीचों बीच एक मानक समय मान लेते हैं, और उस मानक समय को लेते हुए पूरे देश के अंदर उसी मानक के समय के तहत सभी की समय को निर्धारित कर दिया जाता है। तो हमने भी इलाहाबाद के नैनी जगह से अपना मानक एक समय मान लिया। तो एक बीचों बीच मानक समय की 82.5 की एक लाइन जा रही है। अब जो ये हमारा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, जो देशांतर रेखा है, वो हमारे कुछ राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है। नंबर 2, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश से आते आते मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद नीचे आता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आते हुए उड़ीसा, पांचवां आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जो हमारा मानक लाइन है, मानक समय की जो लाइन है 82.5 डिग्री देशांतर, जो मानक लाइन है, वो हमारे 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। तो बहुत बार परीक्षाओं में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि मानक समय हमारा कहाँ से लिया गया, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, वहीं पर हमारा मानक समय माना गया है, वहाँ से। ये क्वेश्चन आम हो गए, लेकिन अब क्वेश्चन में कुछ नई वैरायटी आ रही, नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत ये पूछा जा सकता है परीक्षाओं के अंतर्गत कि जो मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है हमारी, वो कितने राज्यों से होकर गुजर रही है और कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर रही है। तो हमें ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा समय हमें मिलता है।